हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रिजवान सिद्दीकी, फैकल्टी ऑफ रीजनिंग टॉपर सब पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉक टेस्ट 27 का सोल्यूशन जो लास्ट संडे हुआ था। क्वेश्चन आपके सामने विजिबल है। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि इनफ इज टू सफिशिएंसी, एक्सेस इज टू व्हाट। एनालॉजी का मतलब जैसा कि आप जानते हैं कि दिए गए वर्ड के बीच में एक रिलेशन है, इनफ और सफिशिएंसी के बीच में एक रिलेशन है, उसको पहले आपको आइडेंटिफाई करना होता है और अकॉर्डिंगली जो वर्ड आपको दिया जाता है उसका सेम रिलेशन आपको बताना होता है। हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में ये दिया गया है कि इनफ का अर्थ होता है बहुत, सफिशिएंसी का मतलब पर्याप्त। इसी तरह से आपको बताया गया है कि एक्सेस का मतलब जो है बहुत अधिक। तो नीचे दिए गए ऑप्शन ए बी सी डी में से क्लियर सी ये बात है कि ये सिनोनिम्स ही हैं। तो आपको पर्यायवाची ढूंढना है कि बहुत अधिक का क्या होगा। ऑप्शन आपको दिए गए एडिक्वेसी जिसका अर्थ पर्याप्त होता है, सरप्लस जिसका बहुत अधिक, और कॉम्पिटेंसी योग्यता, और इम्पोर्ट का मतलब निर्यात। तो क्लियर दिख रहा है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऊपर भी आपको बहुत अधिक दिया गया है, नीचे बी ऑप्शन में भी बहुत अधिक लिखा है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि इनफ और सफिशिएंसी जो है वो आपस में पर्यायवाची हैं, यानी कि सिनोनिम्स हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर है वो बी ऑप्शन है। यानी पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि डायरेक्शन सेंस टेस्ट का क्वेश्चन है। A man walk in 1 kilometer east. Now he turns south and walk 5 kilometer. Again he turns east and walk 2 kilometer. At last he turns north and walk 9 kilometer. Now find in which direction and how far he is from the initial point. इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि डायरेक्शन के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो डायरेक्शन के क्वेश्चन के लिए एक बात जो आपको बेसिकली पहले से मालूम होनी चाहिए कि एक प्लेन पेपर पर जो अपवर्ड मूवमेंट होती है वो नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। एक प्लेन पेपर पर ये नॉर्थ डायरेक्शन होती है तो ये क्या हो जाएगा, साउथ, इसको क्या कहेंगे ईस्ट, और इसको क्या कहेंगे फिर वेस्ट कहेंगे। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आपसे कह रहा है ना, उस तरीके से आपको क्वेश्चन को डील करना है। हिंदी में अगर बात करें तो क्वेश्चन में आपको बोला गया कि एक आदमी 1 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है। तो पहले आप कोई भी एक पॉइंट मान लीजिए, एक प्लेन पेपर पर एक पॉइंट मान लीजिए। मैंने आपको अभी यहाँ बताया कि ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है और ये साउथ है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन करें ना, आपको उसके हिसाब से मूव करना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि बंदा पहले 1 किलोमीटर ईस्ट में गया, तो आप इसको 1 किलोमीटर पहले ईस्ट में चला दीजिए। 1 किलोमीटर ईस्ट में चलाने के बाद किसी पार्टिकुलर पॉइंट से लेफ्ट और राइट की कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि यहाँ से अगर आप लेफ्ट टर्न लेंगे तो किस ओर जाएंगे, या राइट टर्न लेंगे तो किस ओर जाएंगे। ये बात आपको अच्छी तरह से मालूम होनी चाहिए। बिल्कुल सिंपल सी बात है, अपने हिसाब से देखिए। अगर आप इस पॉइंट पे खड़े हैं ईस्ट की तरफ मूव करके, तो जाहिर सी बात है ये मेरा लेफ्ट होगा और ये मेरा राइट होगा। क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि वह दक्षिण में मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है। तो यहाँ तो उसने क्लियरली कह दिया कि साउथ की तरफ जाता है, तो डाउनवर्ड मूवमेंट जो होती है वो साउथ होती है। और साउथ में कितना जाना है, साउथ में जाना है 5 किलोमीटर। क्वेश्चन में बोला गया है कि साउथ में वो 5 किलोमीटर गया। 5 किलोमीटर जाने के बाद फिर वह पूरब में मुड़ता है और 2 किलोमीटर जाता है। तो इस पॉइंट से अगर ईस्ट में आप जाएंगे तो जाहिर सी बात है ये पॉइंट ईस्ट की ओर है, तो वो 2 किलोमीटर गया। 2 किलोमीटर जाने के बाद क्वेश्चन में बोला गया है कि अंत में वो उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर जाता है। यहां से अगर उत्तर जाएंगे, उत्तर का मतलब नॉर्थ की ओर जाएंगे, तो कहां जाएंगे, ऊपर की ओर, अपवर्ड की ओर। तो ये पोजीशन आ जाएगी आपकी अपवर्ड की ओर, और ये पोजीशन है 9 किलोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन में यहीं तक की इंफॉर्मेशन है। लास्ट में आपसे कह रहा है अब याद करें कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में एवं कितनी दूरी पर है। तो सबसे पहले तो अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो जाहिर सी बात यह है कि डिस्टेंस जो है वो अगर ये 2 किलोमीटर होगा तो बच्चों ये पोजीशन भी फिर 2 किलोमीटर ही होगी। इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में एक स्लैंट लाइन बन गई, तिरछी रेखा। किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में जब भी स्लैंट लाइन बनेगी, तिरछी रेखा बनेगी, तो डेफिनेटली उसके बीच में एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। और जब भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा तो ऐसे में जो आपको डिस्टेंस बच्चों फाइंड करनी होती है वो आप विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस ही सॉल्व कर सकते हैं। बिना पाइथागोरस के क्वेश्चन में डिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड नहीं किया जा सकता। अगर इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में स्लैंट लाइन बनती है, तिरछी रेखा बनती है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, तो जाहिर सी बात है सब बच्चे जानते हैं कि ये बिना पाइथागोरस के फिर डिस्टेंस की वैल्यू नहीं निकल सकती। अगर इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट या तो वर्टिकल लाइन में आए या हॉरिजॉन्टल लाइन में आए, तब तो आप प्लस माइनस करके ही डिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इस केस में जैसा कि ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें आप पाइथागोरस ही लगाएंगे।
तो जाहिर सी बात है, अगर हम बात करें इस डिस्टेंस की, तो 1 किलोमीटर ये, 2 किलोमीटर ये, तो टोटल डिस्टेंस ये कितनी हो जाएगी, 3 किलोमीटर। अच्छा, ये डिस्टेंस अगर 5 किलोमीटर है तो ये डिस्टेंस भी फिर कितनी होगी, ये भी डिस्टेंस होगी 5 किलोमीटर। तो 9 में से अगर आप ये 5 निकाल दोगे, मतलब ए और बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 किलोमीटर। बी और सी की वैल्यू अगर हमें मिल जाए तो हम फॉर्मूले में लगा सकते हैं। 9 में से 5 अगर आप निकाल दोगे तो ये डिस्टेंस जो बचेगी वो आपकी कितनी बचेगी, 4 किलोमीटर। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये कि ए बी की वैल्यू 3 किलोमीटर अब हमें मालूम है, बी और सी की वैल्यू 4 किलोमीटर पता है, और हमें ए और सी फाइंड करना है। तो ए सी इज इक्वल टू क्या होता है, ये बात आप जानते हैं कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए और बी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है जो कि 3 का स्क्वायर है, बी और सी की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दे रखी है जो कि 4 का स्क्वायर है। यानी कि कहने का मतलब 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो वैल्यू आ जाएगी √25, और √25 का मतलब हो जाता है 5 किलोमीटर। यानी कि ये जो डिस्टेंस निकल कर आ गई वो निकल कर आ गई कितनी, 5 किलोमीटर। तो डिस्टेंस का आंसर निकल कर आ गया इस क्वेश्चन का 5 किलोमीटर। साथ ही साथ इस क्वेश्चन में ये भी पूछा गया कि इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट, वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो जाहिर सी बात है, ये इसका प्रारंभिक स्थान था, इनिशियल पोजीशन थी, ये इसकी एंड पोजीशन है। एक प्लेन पेपर पर ये बात आपको मालूम होनी चाहिए कि ये नॉर्थ ईस्ट होता है। नॉर्थ ईस्ट का मतलब हो गया बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट। साउथ ईस्ट ये वाली पोजीशन हो गई, ये पोजीशन हो गई आपकी साउथ वेस्ट, और ये नॉर्थ वेस्ट। तो ये इनिशियल पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट के रिस्पेक्ट में बंदा इस ओर है, और ये जो एरो है ये एरो कहलाता है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, जो कि आपको ए ऑप्शन में दिया गया है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। तो सबसे पहले आपको डिस्टेंस की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, और उसके बाद इस तरह से, ठीक है। तो होपफुली यहां तक क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एनालॉजी का क्वेश्चन आपके सामने है, यानी कि अल्फाबेट बेस्ड एनालॉजी है। इन सारे के सारे क्वेश्चंस को करने के लिए मैंने आपको क्लासेस में भी बताया है कि जितने भी हमारे 26 लेटर है उन सारे के सारे लेटर्स की पोजीशन बहुत अच्छी तरीके से आपको याद होनी चाहिए। इन क्वेश्चंस को करने के लिए बेहतर तरीका ये है कि जितने भी हमारे 26 लेटर है उन सारे के सारे लेटर्स की पोजीशन पहले आपको याद होनी चाहिए। यानी आपको मालूम होना चाहिए कि H8 होता है, M13 होता है, P16 होता है, Q17 होता है, R18 होता है, J10 होता है, O15 होता है, T20 होता है, Y25 होता है, W23 होता है, C3 होता है, X24 होता है, B22 होता है, A पहला और Z26। हर लेटर को पहले अच्छे से याद करोगे तो ये बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो है वो फिंगर्स का इस्तेमाल करते हैं या फिर ABCD लिख लिख कर करते हैं। जो बच्चे फिंगर्स का इस्तेमाल कर करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो बच्चों आप उस टाइम लिमिट में इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हो जो टाइम लिमिट में ये क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। तो इसके लिए बेहतर तरीका ये है कि जिसको भी अगर अभी तक याद ना हुए हो तो पहले 26 लेटर आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, और उसके बाद आपको देखते ही क्वेश्चन समझ आ जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि क्लोज इज टू, क्वेश्चन में बोला है कि DNR WJ, तो इसका मतलब क्लियर दिख रहा है कि सी से पहले डी होता है, एल यहाँ पर सी के बाद डी होता है, यानी कि ये +1 है। एल को एन लिखा गया है, इसका मतलब ये +2 है। ये ओ की वैल्यू 15 होती है, आर की वैल्यू 18, इसका मतलब ये +3 है। एस की वैल्यू 19 है, डब्ल्यू की वैल्यू 23 है, तो 19 और 4 23 है। ई की वैल्यू 5 है और जे की वैल्यू 10 है, तो इसका मतलब ये +5 है। तो बच्चों यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि ये +1 +2 +3 +4 +5 के हिसाब से इसको अरेंज किया गया है। तो वही सेम आपसे पूछा गया है कि ओपन का रिलेशन इन सेम पैटर्न के हिसाब से क्या होगा। तो हम भी इसी तरीके से कर देंगे कि ये +1 +2 +3 +4, तो 15 और 1 16 होता है। 16 का मतलब बच्चों क्या हो जाएगा, P। 15 ये P की वैल्यू 16 होती है, 16 2 18, 18 का मतलब क्या हो जाएगा R। E की वैल्यू 5 होती है और +3 करोगे तो 5 और 3 8। N की वैल्यू 14 होती है, 14 में 4 लेटर फॉरवर्ड जाएंगे तो क्या हो जाएगा 14 4 18, 18 का मतलब R होता है। तो आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का PRHR, और ये पहले ही ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए A इज द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा A, PRHR। अगर आपको नंबर प्लेस याद है तो ये बहुत आसान है, अदरवाइज अगर आप फिंगर्स पर गिन गिन कर क्वेश्चन करोगे तो यही काम जो आपको 5 सेकंड में होना चाहिए वो काम 1 मिनट में होगा जाता है, और अगर आप टाइम ज्यादा लगाएंगे तो इट विल बी बिग प्रॉब्लम। ठीक है, होपफुली ये बात समझ आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है
कोडेड इक्वेशन का, और इसके लिए आपका प्लस माइनस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, यानी कैलकुलेशन जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्वेश्चन में आपको बोला गया है इफ माइनस स्टैंड फॉर प्लस, डिवाइड स्टैंड फॉर मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई फॉर सब्ट्रैक्शन एंड प्लस फॉर डिवीजन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इस क्वेश्चन को करने का तरीका यही है कि चारों ऑप्शन जो है ना बहुत स्पीड से आपको चेक करने पड़ेंगे, और उसके लिए आपको कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, और बोर्ड मास तो आप जानते ही हैं। जैसे कहने का मतलब ये है कि पहला जो क्वेश्चन है, पहला जो ऑप्शन है, इसमें सारे ही आपको चेक कर लेंगे। तो 25, 15, 5, 4 और 16, और इक्वल टू आपको प्रूफ क्या करना है, 21 प्रूफ करना है। सबसे पहले जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें जो साइन आपको दिए गए, पहले आपको उसको चेंज करना है। जैसे क्वेश्चन में ऊपर आपको बताया गया कि माइनस का अर्थ प्लस है, तो क्वेश्चन में हमारे 25 माइनस 15 है, तो माइनस का अर्थ प्लस है, तो आप पहले साइन को चेंज कर लीजिए, माइनस की जगह प्लस कर लीजिए। प्लस का अर्थ आपको डिवाइड बताया गया, इसलिए प्लस की जगह पर डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड की जगह पर क्वेश्चन को आपको बोला गया कि डिवाइड का अर्थ मल्टीप्लाई है, तो उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। नेक्स्ट आपको बोला गया कि मल्टीप्लाई का अर्थ जो है वो बताया गया है माइनस, तो वहां पर मल्टीप्लाई की जगह माइनस कर लीजिए। तो इस तरीके से ऊपर जो भी डायरेक्शन आपको दिए गए उस डायरेक्शन के हिसाब से पहले आप चेंज कर लीजिए, और चेंज करने के बाद आपको बोर्ड मास मालूम होना चाहिए। बोर्ड मास का मतलब आप जानते हैं, पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में ब्रैकेट है नहीं। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, वो भी इस क्वेश्चन के अंदर नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डिवाइड के साइन को इलिमिनेट करना होता है। तो पहली वैल्यू जो होती है वो डिविडेंड होती है, बाद वाली जो होती है वो डिवाइजर होती है। तो 15 डिवाइड बाई 5 करोगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। उसके बाद आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई के साइन को इलिमिनेट करना है। उसके बाद आपको मल्टीप्लाई के साइन को इलिमिनेट करना है। मल्टीप्लाई के साइन को इलिमिनेट करोगे तो ये वैल्यू 3 बची और ये 4, तो 3 चौक 12 हो जाएगा यहाँ पर। तो हमारे पास अभी क्या बचा है, हमारे पास अभी बचा 25 प्लस 12 माइनस 16 इज इक्वल टू 21 प्रूव करना है। उसके बाद क्या करना है, एडिशन। तो 25 ये प्लस का है, 12 ये प्लस का है, तो 25 और 12 कितना हो जाएगा, 37, माइनस का 16 कर दो, और ये वैल्यू हो जाती है प्रूफ। 37 माइनस 16 करोगे आप तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 21। इसलिए पहला ही इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट हो गया। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का जो है वो ए है। अगर अगर ए आंसर नहीं आता तो हमें बी भी चेक करना पड़ता, सी भी चेक करना पड़ता, और डी भी चेक करना पड़ता। बेहतर इसमें यह है कि जैसे 15 डिवाइड बाई 5 है, तो ये होल नंबर में ही आ गया 3। अगर मान लेते हैं कि ये 16 होता, सपोज दैट 16 डिवाइड बाई 5 होता, तो 16 डिवाइड बाई 5 के बाद वैल्यू आती 3.33। तो जब 3 पॉइंट समथिंग फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी तो वो 21 कैसे प्रूफ होती। तो 99% हम इसको ही जब डिवाइड करते 16 डिवाइड बाई 5, तो वहीं पर आप देख सकते थे कि ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता था, क्योंकि अगर 16 डिवाइड बाई 5 होता तो वैल्यू कुछ ओड आती, और यहाँ पर होल नंबर में पूर्णांक में वैल्यू दे रखी है 21, तो इसको हम यहीं छोड़ सकते थे, पूरी वैल्यू को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन 15 डिवाइड बाई 5 ये होल नंबर में 3 आ गया, इसलिए हमने आगे भी इसको फर्दर सॉल्व किया है। आगे क्वेश्चन जैसे जैसे आएंगे फिर हम आगे और भी डिस्कस करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, 5वां कैलेंडर का क्वेश्चन है। टाइप 5 का क्लास में मैंने कई बार कराया हुआ है। इसमें क्वेश्चन बोला गया है कि हरी रिमेंबर्स दैट हिज फादर्स बर्थडे इज बिटवीन 13 एंड 16। हरी को याद है कि उसके पिता का जन्म 13 से 16 जून के मध्य हुआ। इसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है कि सिस्टर रिमेंबर्स हिज फादर्स बर्थडे बिटवीन 14 एंड 18। ये वर्ड बिटवीन है, 14 एंड 18 जून। तो हरी को याद है कि उसके पिता का जन्म 13 से 16 के मध्य हुआ। उसकी सिस्टर को याद है कि 14 से 18 के मध्य उसके फादर का जन्म हुआ। क्वेश्चन में आपसे यह कह रहा है कि विच डे देयर फादर्स बर्थडे। सिंपल सी बात यह है कि ऐसे क्वेश्चन में ये तो खैर दो ही इंफॉर्मेशन दे रखी है, ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन भी हो सकती हैं। हो सकता है कि हरी को ये याद हो, उसकी सिस्टर को ये याद हो, फिर और इंफॉर्मेशन दे दे कि उसकी मदर को ये याद हो, फिर उसके पिता को भी कुछ अपना बर्थडे याद हो। इस तरीके से कई सारी इंफॉर्मेशन हो सकती है। फिलहाल ये एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि आपको क्या करना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन में जो एक डेट कॉमन होती है वही क्वेश्चन का आंसर होता है, जिस पर पूरा परिवार सहमत होता है, यानी कि जितने सारे लोग एग्री होते हैं वही क्वेश्चन का आंसर बनता है। इसको करने के दो तरीके हैं।
पहला तरीका जो कि सबसे बेहतर है, लेफ्ट से लार्जेस्ट वैल्यू ले लीजिए, इधर से बड़ी वैल्यू लेंगे तो क्या हो जाएगी, बड़ी वैल्यू यहाँ पर 14 है, और राइट से स्मॉलेस्ट वैल्यू ले लीजिए जो सबसे छोटी वैल्यू हो। तो 16 और 18 में छोटी वैल्यू क्या है, 16 है। लेफ्ट से लार्जेस्ट वैल्यू लेनी है, राइट से स्मॉलेस्ट वैल्यू लेनी है। ये जरूरी नहीं कि ये लास्ट में होगा, ये पहले भी हो सकता है, ये भी जरूरी नहीं कि ये पहले ही होता है ये लास्ट में, कहीं पर भी ये हो सकता है। इन दोनों के बीच में एक डेट आएगी, बस वही आपके क्वेश्चन का आंसर है। जो दोनों के बीच में डेट आएगी वही आपके क्वेश्चन का आंसर है। तो पहले आपको लार्जेस्ट वैल्यू लेनी है, इधर से स्मॉलेस्ट वैल्यू लेनी है, दोनों के बीच में जो डेट आएगी वही क्वेश्चन का आंसर होता है। इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका एक और है। दूसरा तरीका क्या है, कुछ बच्चे इसको ऐसे भी करते हैं, या मैं आपको समझाने के लिए ये बात बता रहा हूं। अगर हरि को याद है कि 13 से 16 के मध्य में उसके पिता का जन्म हुआ, तो इसका मतलब ये कि वो ये कह रहा है कि 14 या 15 में से किसी एक तारीख को उसका जन्म हुआ। अगर क्वेश्चन में हरि का ये याद है कि 13 से 16 के मध्य उसके फादर का जन्म हुआ, तो बिटवीन अगर वर्ड है तो जाहिर सी बात है 13 और 16 तो हो नहीं सकता। जैसे अगर मैं कहूं कि ए और ई के बीच में कितने लेटर हैं, तो ए और ई के बीच में कितने लेटर है, उसके लिए आप बी सी डी ई तीन ही लेटर तो बताएंगे ना। तो ए और ई तो कट गया ना बिटवीन के लिए। तो वही चीज यहाँ पर है कि 13 और 16 तो ये हो नहीं सकता, हो क्या सकता है 14 और 15। इसी तरीके से उसकी सिस्टर को याद है 14 से लेकर 18 के मध्य, इसका मतलब उसकी सिस्टर ये कह रही है कि 15, 16 या 17 में से किसी एक तारीख को उसके पिता का जन्म हुआ। तो एक डेट ऐसी है 15 जो दोनों में कॉमन है, बस जो दोनों में कॉमन होती है वही क्वेश्चन का आंसर है। ये थोड़ा सा इलेबरेट करके मैंने आपको समझाया है, ये इसकी शॉर्टकट है, ये इसकी ट्रिक है कि लेफ्ट से लार्जेस्ट वैल्यू ले लो, राइट से स्मॉलेस्ट वैल्यू ले लो, दोनों के बीच में जो वैल्यू आएगी वही क्वेश्चन का आंसर होगा। तो होपफुली ये बात समझ आ गई। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का ही है। प्लस मीन्स माइनस, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मीन्स प्लस, डिवाइड मीन्स माइनस, देन विच ऑफ द अल्टरनेटिव इज करेक्ट। तो वही सेम तरीका अपनाना है जो इससे पहले अभी हमने किया हुआ है। पहले साइन को चेंज करना है हर ऑप्शन में, और चेंज करने के बाद जो इक्वेशन को सही दिखा दे वही आंसर होगा क्वेश्चन का। सबसे पहले अगर हम ए ऑप्शन ही चेक करें तो ए ऑप्शन में बोला गया है 5, 8, 5, 5, 1 और इक्वल टू 12 प्रूव करना है। अब साइन चेंज करते हैं, तो पहले हमारे पास मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई को क्या बोला गया, मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस है तो मल्टीप्लाई का प्लस कर दिया। माइनस का अर्थ जो है वो मल्टीप्लाई है, इसलिए माइनस की जगह पर मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस की जगह पर क्वेश्चन बोला गया है कि प्लस की जगह पर डिवाइड, तो प्लस का अर्थ डिवाइड है, और डिवाइड का अर्थ जो है वो माइनस है, इसलिए डिवाइड का अर्थ माइनस। अब सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, क्योंकि 12 प्रूव करना है तो बोर्ड मास के हिसाब से पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड के साइन को एलिमिनेट करेंगे। तो 5 डिवाइड बाई 5 करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अगर ये फ्रैक्शन में वैल्यू आती तो हम वही इसको छोड़ देते, क्योंकि हो सकता है फिर वो आंसर नहीं बनता आगे जाके। मल्टीप्लाई को साइन को करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 8, तो 5 + 8 - 1 = 12। तो दिख ही रहा है ये 5 और 8 13, 13 में से -1 करोगे तो 12 प्रूफ हो गया, इसलिए ए ही इस क्वेश्चन का आंसर बन गया। अगेन इस क्वेश्चन का आंसर भी ए ही है। अगर ये आंसर सेटिस्फाई नहीं होता तो आगे हमें बी, सी या डी भी चेक करना पड़ता। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया सीरीज का क्वेश्चन है, और सीरीज के क्वेश्चंस के लिए कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है, जितनी बेहतर कैलकुलेशन होगी उतना ही अच्छा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन में आपको दिया गया है 19, 11, 13, उसके बाद 16, 15, फिर 17, 13, 19 और 21, और नेक्स्ट का आंसर बताना है आपको। यानी क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यहां तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि 11 और 2 13 है, ये भी क्लियर दिख रहा है 15 और 2 17 है, ये भी क्लियर दिख रहा है कि 19 और 2 21 है। ठीक है, ये आपस में +2 है, ये +2 है, ये +2 है। निकालना जो टर्म है वो हमें इसके पॉइंट ऑफ व्यू से निकालना है। तो पहले का रिलेशन तीसरे के साथ, तीसरे का रिलेशन छठे के साथ, छठे का रिलेशन फिर बनेगा नेक्स्ट के साथ।
यानी कहने का मतलब ये है कि अगर 19 में यहाँ पर 11 तो 13 है, तो यहाँ पर अगर हम करें तो 19 में से 3 माइनस करें तो 16 आ गया, 16 में से 3 माइनस किया तो 13 आ गया, 13 में से अब 3 माइनस करेंगे दो दो के गैप के साथ। मेरे कहने का मतलब ये है कि 11 और 2 13 ये कंटिन्यूशन में, 15 और 2 17 कंटिन्यूशन में, 19 और 2 21 कंटिन्यूशन में। तो 19 में से 3 गया तो 16, 16 में से 3 गया 13, 13 में से 3 गया तो आंसर क्या आ जाएगा 10। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 10। आप चाहे तो इसको ऐसे कर लो 11 2 13, 15 2 17 या 19 2 21, या फिर ऐसे कर लो कि 11 और 4 15, 15 और 4 19, इसी तरह 13 4 17, 17 4 21 और 21। तो चूंकि आगे पूछा ही नहीं है, हमसे यही पूछा है, इसलिए सीधा हमने 19 में से 3 गया 16, 16 में से 3 गया 13, 13 में से 3 गया तो 10, बाकी का दो दो का डिफरेंस तो बीच में दिख ही रहा है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था सीरीज का। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। रीजनिंग में टोटल 4 टॉपिक ऐसे हैं जिनमें कैलकुलेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक सीरीज, एक ये मिसिंग नंबर जो आपके सामने है, एक एनालॉजी और एक ओड वन आउट। इन सारे के सारे क्वेश्चंस के लिए आपको आपकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। कैलकुलेशन का मतलब 2 से लेकर 20 तक टेबल, 1 से लेकर 12 तक कम से कम क्यूब, इसके अलावा आपको डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन ये बहुत अच्छा होना चाहिए। 2 से लेकर 20 तक टेबल्स तो बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। इस क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, ट्वेंटी 36 68 132 और 260 एंड क्वेश्चन मार्क। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगर थोड़ा सा भी आप ध्यान से देखोगे तो इसमें बिल्कुल क्लियर आपको दिख रहा है कि 20 में से अगर -2 करते हो, 20 में से -2 करते हो तो 18, तो 18 दूनी 36, 36 में से 2 कम करोगे तो वैल्यू क्या हो जाती है, 36 में से 2 कम करोगे 34, तो 34 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 68 हो जाता है। इसी तरह से 68 में से 2 कम करोगे तो 66, 66 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 132 हो जाएगा। अब 132 में से 2 कम करोगे तो 130, और 130 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो ये वैल्यू 260 लिखी गई है। ठीक है, इसी तरह से 260, अब दो आंसर आ सकते हैं इसके, या तो 260 में से आप 2 माइनस करोगे तो 258, और 258 की मल्टीप्लाई 2 से कर दो। लेकिन दिए गए ऑप्शंस के हिसाब से इतनी बड़ी वैल्यू दे नहीं रखी है, वैल्यू है 12 10 9 और 8। इसका मतलब यहां से हम बैक जा सकते हैं। तो यहां से अगर हम बैक जाएंगे तो इसका मतलब यहां पर ऐसी वैल्यू रही होगी जिसमें से 2 कम करने के बाद वैल्यू 20 आई होगी। तो यहां पर वैल्यू क्या रही होगी 12, 12 में से अगर 2 माइनस करोगे तो 10, तो 10 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो क्या आ जाएगा 20। इसका मतलब मिसिंग फिगर आ गई 12, और 12 हमें दे रखा है ए ऑप्शन पर, इसलिए ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यानी कि 12 में से 2 कम करोगे 10, तो 10 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 20 आ जाएगा। 12 में से 2 कम किया 10, तो 10 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे 20, 20 में से 2 कम करो तो 18, 18 दूनी 36, 36 में से 2 कम करोगे 34, 34 दूना 68, 68 में से 2 कम करोगे 66, 66 दूना 132, 132 में से 2 कम करोगे 130, 130 की मल्टीप्लाई 260। अगर ऑप्शन में ऐसा होता तो 260 में से 2 कम करके 258, और 258 की मल्टीप्लाई 2 से करते तो वो भी इस क्वेश्चन का आंसर बन सकता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ओड वन आउट। सेलेक्ट द ओड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। पहला ऑप्शन दे रखा है स्पोर्ट्स और ग्राउंड, दूसरा है सिनेमा और स्क्रीन, तीसरा ड्रामा स्टेज, और चौथा है रबर इरेज। बिल्कुल सिंपल सा है। स्पोर्ट्स ग्राउंड में खेली जाती है, सिनेमा स्क्रीन पर होता है, ड्रामा स्टेज पर होता है, लेकिन रबर और इरेज ये तो कोई परफॉर्मेंस तो है नहीं, ना ही कोई एक्टिविटीज है, इसलिए क्वेश्चन का आंसर 9th का हो जाएगा डी। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वॉल इज कॉल्ड द विंडो, विंडो इज कॉल्ड द डोर, डोर इज कॉल्ड द फ्लोर, फ्लोर इज कॉल्ड द रूफ, एंड रूफ इज कॉल्ड द वेंटिलेटर, व्हाट विल द पर्सन स्टैंड ऑन। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि ये बात हमने पहले आपको बताई है कि कॉल्ड वाले क्वेश्चन में पहली चीज रियल होती है और बाद वाला उसका कोड होता है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक व्यक्ति खड़ा कहाँ होता है। तो एक व्यक्ति खड़ा कहाँ होता है, फ्लोर पर,
ये तो हम जानते हैं ना, हम कहाँ खड़े होते हैं, ना तो हम वॉल पे खड़े होते हैं, ना विंडो पे खड़े होते हैं, ना ही डोर पे, ना ही रूफ पर। हम कहाँ खड़े होते हैं, हम खड़े होते हैं फ्लोर पर। तो फ्लोर को क्या कहा जा रहा है उस फूड भाषा में? क्वेश्चन में बोला गया है कि फ्लोर इज कॉल्ड रूफ। क्वेश्चन में बोला गया है कि फ्लोर इज कॉल्ड रूफ। दैट्स वाई फ्लोर जो है वो रियल चीज है जिस पे हम खड़े होते हैं, और रूफ वो है जिसको हम, जो कोड है। इसलिए सही आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? रूफ। अगर फ्लोर को रूफ कहा जाता है तो इसका मतलब उस फूड भाषा में एक व्यक्ति रूफ पर ही खड़ा होता होगा। रूफ आपको दे रखा है ऑप्शन डी पर, इसलिए सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 11, और ये 11 जो क्वेश्चन है ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। वेन डायग्राम का मतलब ये कि 3 वर्ड आपको दिए जाते हैं, उन तीनों शब्दों का एक ऐसा रिलेशन आपको वेन डायग्राम की हेल्प से बताना है जो यूनिवर्सल ट्रुथ होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन में आपको बोला गया फूड, कार्ड और स्पून्स, इन तीनों का नीचे दिए गए वेन डायग्राम में से वो वेन डायग्राम आपको बताना है जो इन तीनों शब्दों के रिलेशन को जस्टिफाई करे। क्लियर दिख रहा है? कर्ड का मतलब दही, फूड का मतलब खाद या भोजन, और चम्मच। तो जाहिर सी बात है, अगर हम बात करें तो दही जो है वो फूड के अंदर आएगा, क्योंकि कर्ड जो है वो फूड है। तो कर्ड इज ए पार्ट ऑफ फूड होगा, और स्पून तो फूड का पार्ट है नहीं, तो स्पून ये अलग हो जाएगा, और ये कर्ड हो गया, और ये फूड। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बनेगा, इस तरीके का डायग्राम कहाँ है, वो है आपको डी ऑप्शन में दे रखा है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। मतलब इन तीनों शब्दों का ऐसा रिलेशन आपको बताना है जो तीनों को जस्टिफाई करे। तो कर्ड इज द फूड एंड स्पून इज डिफरेंट थिंग्स, दैट्स वाई डी इज द करेक्ट आंसर। ए बी सी तो आंसर हो ही नहीं सकता, वो तो इम्पॉसिबल है, वैसे ही आपको दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डाइस का क्वेश्चन है। 4 पोजीशन ऑफ ए डाइस आर गिवन बिलो, विच लेटर विल बी अपोजिट टू डी? कौन सा अक्षर डी के विपरीत होगा, ये आपको बताना है। कौन सा अक्षर डी के विपरीत होगा? डाइस वाले क्वेश्चंस के लिए टोटल 4 रूल होते हैं। एक तो होता है रूल ऑफ एडजस्टमेंट, एक होता है रूल ऑफ सर्कुलर मोशन, एक होता है रूल ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, और एक सेम टू डिजिट मेथड। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहली बात तो ये है कि कौन सा रूल अप्लाई होगा। इसके लिए पहले आपको चारों रूल अच्छे से मालूम होनी चाहिए। यहां अगर हम बात करें तो ये जो ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, या 4 डाइस आपको बनाकर दी गई हैं। पहले में आपको दे रखा है सी ई डी, दूसरा जो है वो डी बी और सी, तीसरा जो है वो बी ए और सी, और चौथा जो है वो ई सी और ए है। सबसे पहली बात तो ये कि इस क्वेश्चन में 5 ही लेटर दिए गए हैं। वैसे इसमें 6 लेटर होने चाहिए, लेकिन नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि डी के विपरीत जो हमसे पूछा गया उसका आंसर तो निकाला ही जा सकता है। इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को बच्चों हम सेम टू डिजिट के हिसाब से कर सकते हैं। सेम टू डिजिट में होता क्या है, सेम टू डिजिट में ये होता है कि जैसे डी के विपरीत आपको निकालना है, हमें किसके बच्चों विपरीत निकालना है, हमें निकालना है डी के विपरीत। तो आप ये सोचिए कि डी के यहां पर डी आपको दे रखा है, तो सी और ई यहां है। आप ये देखिए क्या सी और ई कहीं और भी है? तो सी और ई कहां है? यहां नहीं है, यहां नहीं है, लेकिन यहां देखिए सी और ई मिल गया। तो सेम टू डिजिट मेथड क्या कहता है कि सी ई जिसमें दोनों में सेम हो उसको कैंसिल कर दीजिए। कैंसिल करने के बाद बाकी के बचे हुए जो एलिमेंट है वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इसका मतलब सीधी सी बात है कि डी के अपोजिट क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। बस ये आंसर हो गया। बहुत सिंपल सा तरीका मैंने आपको बताया। सेम टू डिजिट के अंदर आपको क्या करना है, हमें निकालना था डी के विपरीत। डी के विपरीत आपको बताना है, डी के अपोजिट बताना है। इस पहले फिगर में हमें डी दिख रहा था, डी के एडजस्टेंट में वैल्यू हमें दिख रही है सी और ई। यहाँ पर सी और ई और कहाँ है, यहाँ पर है। जो कॉमन एलिमेंट है उसको आप कैंसिल कर दीजिए, बाकी के बचे हुए एलिमेंट एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी कि डी के विपरीत क्या बनेगा, जाकर फिर ए होगा। तो होपफुली ये बात समझ आ गई होगी। बाकी जो और मेथड होते हैं वो किसी और क्वेश्चन में कभी डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये के एल एम पी क्यू आर एस टी are sitting around a square table in such a way that 4 sit at the corner, 4 sit at the middle. Sitting arrangement का क्वेश्चन है। 1 who sit at the corner facing outside and 1 who sit at the middle facing towards the center. P is third to the right of S and S facing the center. Q is third to the left of M but M is not sit at the middle.
1 person sit between Q and R is not neighbor of M, T facing toward the center and K is not neighbor of R. तो सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए, कौन किसके लेफ्ट होता है या कौन किसके राइट में होता है, वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि नॉर्थ फेसिंग में लेफ्ट राइट कहाँ होता है और साउथ फेसिंग में लेफ्ट राइट की पोजीशन क्या होती है, वो चीज भी आपको मालूम होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये कि इस क्वेश्चन में एक स्क्वायर टेबल है, इस क्वेश्चन में एक स्क्वायर टेबल है, 4 लोग जो है वो कॉर्नर पर बैठे हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो कॉर्नर पर बैठे हैं उनका फेस आउटसाइड है। टोटल 8 बंदे हैं, 8 में 4 लोग जो है वो कॉर्नर पर बैठे हैं और उनका फेस आउटसाइड है, 4 लोग जो है वो मिडिल में बैठे हैं और जो मिडिल में बैठे हैं उनका फेस टुवर्ड सेंटर है, यानी कि सेंटर की ओर है। जैसे जैसे क्वेश्चन हमसे कह रहा है बस वैसे वैसे हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन में पहले क्या बोला गया है कि P इज थर्ड टू द राइट ऑफ S और S फेसिंग द सेंटर है, तो कहीं पर भी आप S को मान सकते हैं। ये बात तो कंफर्म है कि S जो है वो मिडिल में कहीं बैठा होगा, क्योंकि मिडिल वाले बंदे ही सेंटर में बैठे हैं। तो S को हम यहां मान लेते हैं, हो सकता है कि हमें बाद में चेंज भी करना पड़ते, फिलहाल हम यहीं से शुरू कर रहे हैं। तो S फेसिंग द सेंटर है, तो P इज थर्ड टू द राइट ऑफ S है। अब देखो S अगर नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठा है तो ये इसका राइट होगा और ये इसका लेफ्ट होगा, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। तो P इज थर्ड टू द राइट ऑफ S होगा, तो P की पोजीशन यहां आ जाएगी, S के दाहिनी ओर, ये S का दाहिनी ओर है और S के दाहिनी ओर तीसरे स्थान का मतलब 1, 2 और 3, ये पोजीशन आ गई P की। क्लियर? आगे वो क्या कह रहा है, Q नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि Q इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M, Q इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M, और आगे बोला गया है कि M इज नॉट सिट एट द मिडल। इसका मतलब M की पोजीशन जो है वो या तो यहां होगी या यहां होगी या यहां होगी। अच्छा, M यहां तो हो नहीं सकता, क्वेश्चन में बोला गया है कि M सेंटर में नहीं बैठा है, मतलब मिडिल में नहीं बैठा है। जब मिडिल में नहीं बैठा है तो इसका मतलब उसका फेस सेंटर की ओर नहीं है, जब सेंटर की ओर नहीं है तो वो आउटसाइड होगा। आउटसाइड की 4 पोजीशन में से एक पोजीशन तो हम पहले फिल कर चुके हैं P के लिए। इसका मतलब M की पोजीशन या तो यहां हो सकती है या यहां हो सकती है या यहां हो सकती है। तो मैं M की पोजीशन पहले यहां एज्यूम करके चल रहा हूं, जो चीज को मैं एज्यूम कर रहा हूं उसको मैं सर्कल के अंदर रखता हूं, जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है उसको आपको सर्कल के बाहर रखना चाहिए। ये नहीं कि आप एग्जैक्ट वैल्यू भी बाहर रख रहे हो और वैसी वैल्यू भी अंदर बाहर रख रहे हो, तो बहुत होश पोश हो जाता है। अब M की वैल्यू को अगर यहाँ रखेंगे तो क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि Q इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M, Q इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M करेंगे तो Q की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, M के लेफ्ट में जाओगे तो Q की वैल्यू कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। चलो अभी तक हम ये तय कर लेते हैं कि Q की वैल्यू यहाँ है। अगर कोई कंट्राडिक्शन आएगी तो हमें यहाँ वापस M की पोजीशन पर आना पड़ेगा, मैं आपको पूरी तरीके से उसको डिटेल में बता रहा हूँ। नेक्स्ट जो है 1 पर्सन सिट बिटवीन Q एंड R, तो 1 पर्सन सिट बिटवीन Q एंड R, तो Q और R के बीच में एक बंदा है, तो इसका मतलब अगर Q यहाँ है तो R फिर यहाँ हो सकता है या फिर R यहाँ हो सकता है। तो Q और R के बीच में यहाँ P ऑलरेडी हो गया और ये Q R के बीच में यहाँ कोई बंदा और हो सकता है, इसका मतलब R यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, अभी तक की इंफॉर्मेशन के हिसाब से। नेक्स्ट क्या बोला है इसने कि R इज नॉट नेबर ऑफ M, तो R इज नॉट नेबर ऑफ M, तो इसका मतलब R की पोजीशन यहां से तो कट जाती है, क्योंकि M फिर R की पोजीशन कहां रह गई, यहां रह गई है। अगली जो इंफॉर्मेशन है वो कह रहा है कि T फेसिंग टुवर्ड द सेंटर है। अब T फेसिंग टुवर्ड द सेंटर है, इसका मतलब ये पोजीशन T की हो सकती है, क्योंकि R को हमने यहां रख दिया तो T की पोजीशन यहां आ गई। अभी तक की इंफॉर्मेशन के हिसाब से कोई भी कंट्रडिक्शन नहीं आई है, लेकिन जो लास्ट लाइन क्वेश्चन में बोली गई है, क्वेश्चन में बोला गया है कि K इज नॉट नेबर ऑफ R, K इज नॉट नेबर ऑफ R का मतलब ये, और हमारे पास अब जो स्पेस बची है उसके हिसाब से K अगर यहां आएगा या यहां आएगा लेकिन वो R का पड़ोसी हो जाएगा। इसका मतलब अब जो क्वेश्चन के हिसाब से जितनी भी चीजें हमने की थी उसमें कंट्रडिक्शन आ गई। कंट्रडिक्शन का मतलब ये कि K की वैल्यू K जो है वो नियरेस्ट टू R हो गया, चाहे यहां रखो या यहां रखो। इसका मतलब जो M की पोजीशन हमने यहां एज्यूम की थी उसके बाद से जो कुछ किया वो इसके हिसाब से सही नहीं बैठ रहा है, तो ये इंफॉर्मेशन उसके हिसाब से पुट नहीं हो सकती। इसका मतलब M यहां नहीं हो सकता, बल्कि M को फिर कहां रखना पड़ेगा, यहां रखना पड़ेगा। अब यहां के बाद भी अगर चीजें ठीक नहीं होती तो फिर एक M की पोजीशन और बचती है। तो ये ट्रायल एंड एरर मेथड के हिसाब से, हिट एंड ट्रायल के हिसाब से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। तो M की वैल्यू यहां आ जाएगी। क्वेश्चन में बोला गया कि Q इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M, क्वेश्चन में बोला गया कि Q इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M,
तो m की पोजीशन अगर यहाँ मानेंगे तो q इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ m, तो q की पोजीशन अब यहाँ रुकेगी जाकर, क्योंकि ये इसका लेफ्ट हो जाएगा। m इस तरह से बैठा ना, जब m इस तरीके से बैठा है तो इसका मतलब ये इसका लेफ्ट हो जाएगा, तो q इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ m हो जाएगा। अगली इंफॉर्मेशन ये है कि m इज नॉट सेट एट द मिडल, तो m इज नॉट सेट इन द मिडल, ये बात भी क्लियर हो गई। 1% बिटवीन q एंड r, तो r की पोजीशन यहाँ आ जाएगी, यहाँ p रह गया। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन ये है कि r इज नॉट नेबर ऑफ m, r इज नॉट नेबर ऑफ m, ये बात भी सेटिस्फाई हो गई। क्वेश्चन में कह रहा है कि t फेसिंग द सेंटर, तो सेंटर फेस करने के लिए हमारे पास ये स्पेस बचा है, बाकी के चारों स्पेस के अब फिल हो गए। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है k इज नॉट नेबर ऑफ r, तो k r का पड़ोसी नहीं है, तो k कहाँ आ जाएगा, फिर k यहाँ आ जाएगा। एक बंदा रह गया हमारा कौन, l, तो एक बंदा जो हमारा l रह गया वो इस पोजीशन पर आ जाएगा। ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, तो इसका क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पर होगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट पेज पे जो है, नेक्स्ट पेज क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हु इज सिटिंग बिटवीन क्यू एंड आर, तो हु इज सिटिंग बिटवीन क्यू आर, यही क्वेश्चन अगर बैंकिंग में पूछा जाता है या आईबीपीएस में पूछा जाता है तो एक ही क्वेश्चन के ऊपर 3 से 4 या 5 क्वेश्चन तक एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। ये एसएससी का क्वेश्चन है, तो इसलिए एसएससी के लेवल में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हु इज सिटिंग बिटवीन क्यू एंड आर। तो हु इज सिटिंग बिटवीन क्यू एंड आर का मतलब यहाँ क्लियर दिख रहा है कि क्यू और आर के मध्य में कौन बैठा है, क्यू और आर के मध्य में बैठा है पी, क्यू और आर के मध्य में कौन बैठा है, पी, और पी हमारा ए ऑप्शन पे दे रखा है, तो ए ऑप्शन जो पी है वही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो कहने का मतलब ये कि जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है उसके हिसाब से आपको इसको अरेंज करना है, और अरेंज करने के बाद फिर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना होता है। तो सही आंसर हो गया है इसका पी। चलिए होपफुली समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन द ईयर 1996 द रिपब्लिक डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन फ्राइडे, ऑन विच डे वाज द रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड इन द ईयर 2000। 2000 में कैलेंडर का क्वेश्चन है। सेम ईयर में क्लास में मैंने आपको बताया ये बात कि इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरह से डील करना चाहिए। अगर डिफरेंस जो है वो कंप्लीट ईयर में हो तो उसको कैसे आपको करना है। मैंने आपको ये बात बताई, पहली बात तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि एक नॉर्मल ईयर में साल का पहला दिन और साल का आखिरी दिन सेम होता है। एक नॉर्मल ईयर में साल का पहला दिन और साल का आखिरी दिन सेम होता है। अगर 1 जनवरी मंडे हो गए तो 31 दिसंबर भी मंडे ही होता है। लीप ईयर में क्या होता है, एक दिन आगे चला जाता है। साल का पहला दिन यदि मंडे होगा तो साल का आखिरी दिन जो होगा वो ट्यूसडे होता है। बस इसी कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन का आंसर किया जा सकता है। इन द ईयर 1996, रिपब्लिक डे का मतलब 26 जनवरी, तो 26 जनवरी 96 का दिन जो क्वेश्चन के अंदर बता रखा है वो आपको बताया गया है फ्राइडे। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है 26 जनवरी 2000 किस दिन मनाई गई होगी। तो 26 जनवरी 2000 की अगर हम बात करें तो 26 जनवरी 1997 बीच में आएगी, 26 जनवरी 1998 बीच में आएगी, 26 जनवरी 1999 बीच में आएगी, और 26 जनवरी 2000 हमसे पूछा गया है। मेन क्वेश्चन ये हमसे पूछा जा रहा है। आपको क्या करना है, एक चीज मैंने आपको बताई है कि साल नॉर्मल ईयर में साल का पहला दिन और आखिरी दिन सेम होता है, लीप ईयर में एक दिन आगे चला जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये आप मुझे ये बताओ कि 1996 जो है वो नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है। तो जाहिर सी बात है ये क्या है, ये लीप ईयर है, क्योंकि 4 से डिविजिबल है। 96 जो है वो 4 से डिविजिबल है। तो साल का पहला दिन यदि फ्राइडे है तो इसका साल का आखिरी दिन क्या हो जाएगा, साल का आखिरी दिन हो जाएगा सैटरडे। ये उससे अगला दिन है तो ये क्या हो जाएगा, संडे। 26 जनवरी 1997 क्या हो जाएगा, संडे। एक बात आपको ये मालूम होना चाहिए कि 26 जनवरी से अगर दिन साल शुरू होता है तो खत्म होगा 25 जनवरी 1997 को। 26 जनवरी को अगर ईयर शुरू हो रहा है, इसका एक साल पूरा होगा 25 जनवरी 97 को। कुछ बच्चे ऐसा भी समझते हैं कि 26 जनवरी को शुरू 26 जनवरी को खत्म, ऐसा नहीं होता। साल अगर 1 जनवरी को शुरू होता है तो एंड उसका 31 दिसंबर को होता है, ना कि 1 जनवरी को होता है। अगर मंडे को वीक शुरू होता है तो मंडे को खत्म नहीं होता, मंडे को अगर वीक शुरू होता है तो खत्म होता है संडे को। वही चीज यहाँ पर है कि 26 जनवरी से एक साल पूरा होगा जाकर 25 जनवरी 1997, ना कि 26 जनवरी को। तो साल का पहला दिन यदि फ्राइडे होगा तो साल का आखिरी दिन क्या हो जाएगा, सैटरडे, क्योंकि ये लीप ईयर है। ये लीप ईयर है, 4 से डिविजिबल है।
ये उससे अगला दिन है, इसलिए सैटरडे से एक दिन आगे जाएंगे तो संडे हो जाएगा। 1997 क्या है? 1997 एक नॉर्मल ईयर है। साल का पहला दिन यदि संडे है तो साल का आखिरी दिन भी संडे होता है। ये उससे अगला दिन है तो संडे से ये अगला दिन क्या हो जाएगा? मंडे हो जाएगा। साल का पहला दिन यदि मंडे है तो साल का आखिरी दिन भी मंडे होगा, क्योंकि ये भी नॉर्मल ईयर है। 1999 में अगर बात करें तो ये उससे अगला दिन है, तो ये मंडे से अगला दिन क्या? ट्यूसडे है। तो साल का आखिरी दिन भी ट्यूसडे ही होगा। 1999 एक नॉर्मल ईयर है, साल का पहला दिन यदि ट्यूसडे तो साल का आखिरी दिन भी ट्यूसडे। ये सारे के सारे क्या है? ये लास्ट डे है। ये 26 जनवरी 2000 उसके बाद का दिन है, तो ट्यूसडे से जो अगला दिन है वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ट्यूसडे से अगला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वेडनेसडे। यानी कहने का मतलब ये कि फ्राइडे तो सैटरडे, संडे तो संडे ही होगा, मंडे है तो ये फिर मंडे होगा लास्ट, ये ट्यूसडे है तो लास्ट ट्यूसडे होगा। और 26 जनवरी 1999 से एक साल पूरा कब होगा जाकर? 25 जनवरी 2000 को, और 25 जनवरी 2000 को ट्यूसडे होगा। ये 26 जनवरी 2000 है तो ये दिन क्या आ जाएगा? वेडनेसडे। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो वेडनेसडे होगा, जो कि ए ऑप्शन पे दे रखा है। बस यही क्वेश्चन का आंसर है। कॉन्सेप्ट ये है कि सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल ईयर में साल का पहला दिन और साल का आखिरी दिन सेम होता है, लीप ईयर में एक दिन आगे चला जाता है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट ये एक मैथ का क्वेश्चन है। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 25%। इन ऑर्डर टू रिस्टोर द ओरिजिनल प्राइस द न्यू प्राइस मस्ट बी इंक्रीज बाई। तो ये रीजनिंग में मैथ्स का क्वेश्चन डाल दिया है। चलो कोई नहीं, इसको भी बताते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है अगर एक प्राइस को 25% रिड्यूस कर दिया जाए, तो लेट कर लेते हैं प्राइस को 100 मान लेते हैं। 25% अगर आप इसको रिड्यूस करेंगे तो 100 में 25% अगर रिड्यूस करेंगे तो वैल्यू क्या बच जाएगी? यानी कि 75 बच जाएगी। अब वो ये कह रहा है कि 75 अगर नया प्राइस है तो प्राइस को कितने परसेंट बढ़ाया जाए कि ओरिजिनल प्राइस रिस्टोर हो जाए? तो जाहिर सी बात है, अब हमें क्या करना है? कम कितना करना था? कम किया था इन्होंने 25, तो 25 को अब किससे बढ़ाना है? 75 पे बढ़ाना है। तो 25 को 75 से इंक्रीज करना है, तो 25 75 का कितने परसेंट पार्ट है? बस वो आंसर हो जाएगा। 25 डिवाइडेड बाई 75 मल्टीप्लाई 100 कीजिए तो ये 1/3 यानी कि आंसर आ जाएगा 33 1/3%। कहने का मतलब ये है, तो ये ऑप्शन आपको डी दे रखा है इसलिए डी आंसर होगा। तो एक प्राइस को अगर पहले 25% रिड्यूस किया गया यानी कि 25 रुपए कम किया गया तो 75 बचा। अब वो कह रहा है कि 75 से कितने परसेंट बढ़ाया जाए कि ओरिजिनल प्राइस रिस्टोर हो जाए, वही ओरिजिनल प्राइस दोबारा से आ जाए। तो उसके लिए क्या करना है? 75 को 25 की परसेंटेज निकालनी है, क्योंकि 75 से 25 बढ़ाना है, तो 75 से अगर 25 बढ़ाना होगा तो इसका मतलब 33 1/3% बढ़ाना है। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये क्वेश्चन जो है वो एजम्पशन का है। क्वेश्चन में कह रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन बिलो आर गिवन सम स्टेटमेंट फॉलोड बाय सम कंक्लूजन, टेकिंग द गिवन स्टेटमेंट टू बी ट्रू इफ दे सीम टू बी ट्रू इवन इफ दे वेरिएंस फ्रॉम द कॉमनली नोन फैक्ट्स। रीड ऑल द कंक्लूजन एंड देन डिसाइड विच ऑफ द गिवन कंक्लूजन लॉजिकली फॉलोज द गिवन स्टेटमेंट। अगले पेज पर जो है वो इसका क्वेश्चन दिया गया है। तो नेक्स्ट जो है इसमें कह रहा है ये जो क्वेश्चन है वो सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट आपसे कह रहा है कि ऑल स्टेटमेंट्स, ऑल इंसेक्ट्स आर डेंजरस एंड ऑल मशीन्स आर डेंजरस। कंक्लूजन आपको दे रखा है ऑल डेंजरस आर इंसेक्ट्स, ऑल डेंजरस आर मशीन्स एंड ऑल मशीन्स आर इंसेक्ट्स। क्वेश्चन को कई तरीके से कर सकते हैं बच्चों, इसमें एक तो 50 और 100 वाला तरीका होता है, एक जो होता है वो AEIO वाला होता है। एक तरीका जो मैं अक्सर आपको बताता हूँ, क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आपको वेन डायग्राम की हेल्प से करना चाहिए। वेन डायग्राम का मतलब ये है कि अगर हम स्टेटमेंट का वेन डायग्राम बनाए तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है ऑल इंसेक्ट्स आर डेंजरस, और नेक्स्ट है ऑल मशीन्स आर डेंजरस। तो ऑल इंसेक्ट्स आर डेंजरस, और अगला कह रहा है कि ऑल मशीन्स आर डेंजरस, ऑल मशीन्स आर डेंजरस। ये इसका बेसिक डायग्राम है। बेसिक डायग्राम का मतलब होता है कि इन तीनों शब्दों को इससे कम मिनिमम ओवरलैपिंग और की ही नहीं जा सकती। आपको यह करना है कि इन तीनों में कौन सा या कौन कौन सा फॉलो होगा। पहला कंक्लूजन आपसे कह रहा है कि ऑल डेंजरस आर इंसेक्ट्स,
तो क्या ऑल डेंजरस आर इंसेक्ट्स यहाँ पर दिख रहा है? तो ऑल डेंजरस आर इंसेक्ट्स अभी नहीं दिख रहा है। तो ऑल डेंजरस आर इंसेक्ट्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो इसको हम कैसे करते हैं? अल्फा। मैंने आपको बताया था ना कि 3 तरीके के कंक्लूजन होते हैं, एक डेफिनेटली ट्रू, एक डेफिनेटली रॉन्ग और एक डाउटफुल। तो यहाँ पर ये क्या आ गया? ये डाउटफुल हो गया। बाकी जिन बच्चों ने ये नहीं किया होगा तो उसको डिटेल में करेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ आएगा। नेक्स्ट फिलहाल मैं इसका आंसर बता रहा हूँ आपको। ऑल डेंजरस आर मशीन, तो ऑल डेंजरस आर मशीन भी नहीं हो सकता, यानी कि ये हो भी सकता और नहीं भी हो सकता अगर हम इसको ओवरलैप करके बनाएं। नेक्स्ट कह रहा है सम मशीन्स आर इंसेक्ट, तो मशीन और इंसेक्ट का भी आपस में कोई रिलेशन नहीं दिख रहा, लेकिन ये हो भी सकता है, इसलिए ये भी क्या हो गया? डाउटफुल। तो तीनों में से कोई भी डेफिनेटली ट्रू नहीं है, और कंक्लूजन बच्चों वही फॉलो होता है जो डेफिनेटली ट्रू होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा नन फॉलो। ऑप्शन आपको नेक्स्ट पेज पर दिए गए हैं। नेक्स्ट पेज पर आपको दिए गए, पहला ए है कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, बी है कंक्लूजन सेकंड फॉलो, फिर कंक्लूजन थर्ड फॉलो और नो कंक्लूजन फॉलो। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो डेफिनेटली ट्रू होते हैं वही फॉलो होते हैं, इसमें कोई भी डेफिनेटली ट्रू फॉलो नहीं हो रहा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा, यानी कि नन फॉलो। नन फॉलो जो कि आपको डी ऑप्शन में दे रखा है, नो कंक्लूजन फॉलो, इसलिए सही आंसर जो है वो इसका डी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये स्टेटमेंट अजम्पशन पर है, और स्टेटमेंट अजम्पशन में क्वेश्चन में बोला गया है इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं इस सब के लिए आपका अपना लॉजिक बहुत काम करता है, मतलब आपकी अपनी ओन अंडरस्टैंडिंग जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा काम करती है। जैसे स्टेटमेंट में बोला गया शुड द व्हीकल्स ओल्डर देन 15 ईयर्स बी रिजेक्टेड इन मेट्रोज इन इंडिया, यानी कि 15 वर्षों से पहले के जो वाहन है भारत के मेट्रो शहर में प्रतिबंधित कर दिए जाने चाहिए। इसमें कोई रूल नहीं होता, कोई ऐसा नहीं कोई शॉर्टकट आएगा, कोई ट्रिक आएगी, इसमें आपकी अपनी ओन अंडरस्टैंडिंग चेक की जाती है। यानी कहने का मतलब ये, इसी को बोलते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट, आपका एप्टीट्यूड चेक हो रहा है। अब नीचे आपको 2 आर्गूमेंट्स दिए गए, उस आर्गूमेंट्स में आप किसके साथ जाना चाहेंगे, मतलब कैसी आपकी सोच है, वो सोच एग्जामिनर आपको चेक करना चाहता है। तो इसने पहले में बोला गया हाँ ये मेट्रो के प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए एक अच्छा कदम है। जैसे कहने का मतलब ये कि 15 साल से ज्यादा भी अगर गाड़ियां चलेंगी तो जाहिर सी बात है उसके पार्ट्स इतने घिस जाते हैं कि वो धुआं फेंकना शुरू कर देती हैं, जो कि एक एटमॉस्फेयर के लिए या पर्यावरण के लिए जो है वो एक खतरनाक चीज होती है। तो जाहिर सी बात है ये आर्गूमेंट जो है वो एक स्ट्रांग है। दूसरा कह रहा है नहीं, ये वाहन मालिकों को देश के दूसरे हिस्सों में रहने के लिए कठिनाई उत्पन्न करेगा, क्योंकि उससे उन्हें यहाँ अपने स्तर के अनुरूप नौकरी नहीं मिलेगी। तो सेकंड के साथ हम नहीं जाएंगे, हमें तो एज ए नेशनलिज्म देश के लेवल पर अगर हम बात करें तो मेन चीज क्या है, मेन चीज ये है कि हाँ ये मेट्रो की प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए एक अच्छा कदम होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि ओनली फर्स्ट फॉलो, इफ ओनली आर्गुमेंट 1 इज स्ट्रॉन्ग। जाहिर सी बात है दूसरा स्ट्रॉन्ग नहीं है, दूसरा स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि लोगों की सेहत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए 15 साल से पुरानी गाड़ियों को आउटडेटेड कर देना चाहिए, उनको जो है हटा देना चाहिए, यही आर्गुमेंट जो अच्छा है, ना कि बी या सी या डी या ई में से कोई आंसर अच्छा है। तो सही आंसर जो होगा वो इसका ए होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें तो ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि पॉइंटिंग टू ए मैन इन फोटोग्राफ ए वुमन सेज ही इज द फादर ऑफ माय ओनली डॉटर इन लॉज फादर इन लॉ। इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी होते हैं सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये कि जो स्टेटमेंट कहने वाला व्यक्ति है उसकी जगह पर आप अपने आप को रखिए। अगर मैं कोई स्टेटमेंट कह रहा हूं तो उसकी जगह पर मुझे अपने आप को रखना चाहिए। जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ पॉइंटिंग टू ए मैन ए वुमेन सेज, तो सबसे पहले बात तो ये कि उस वुमेन की जगह पर अपने आप को रख लीजिए, ठीक है। और मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या कह यानी वो लेडी क्या कह रही है कि ही इज द फादर ऑफ माई ओनली डॉटर इन लॉज फादर इन लॉ। तो मेरी डॉटर इन लॉ जो होगी, मेरी जो डॉटर इन लॉ होगी वो जाहिर सी बात है मेरे सन की वाइफ होगी, सन की वाइफ होगी। जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है वो मैं इसको जिगजैग से डिनोट करता हूं। अब मेरे डॉटर इन लॉ के जो ससुर होंगे वो जाहिर सी बात है इसके जो ससुर होंगे वो मेरे कौन होंगे, वो मेरे हस्बैंड होंगे, क्योंकि मेरी बहू तब बनेगी जब वो मेरे बेटे की पत्नी होगी, और जब मेरे बेटे की पत्नी होगी तो उस मेरे बेटे की जो पत्नी होगी तो ससुर कौन बनेंगे, मेरे हस्बैंड। और मेरे हस्बैंड के जो पिता होंगे, मेरे हस्बैंड के जो पिता होंगे वो मेरे कौन बनेंगे, यानी कि उस महिला के कौन बनेंगे,
उस महिला के बनेंगे फादर इन लॉ, यानी कि पति के जो पिता होते हैं, पति के जो पिता होते हैं वो क्या होते हैं, ससुर। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर देखिए कहां दिया है, फादर इन लॉ, डी ऑप्शन में दिया है, ससुर। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, पुत्र वधू के ससुर के पिता, यानी पुत्र वधू के ससुर कौन होंगे, हस्बैंड, और हस्बैंड के पिता कौन होते हैं, मेरे ससुर, यानी कि उस महिला के ससुर हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। नीचे दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए दो दिए गए शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता, यानी कहने का मतलब फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड व्हिच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। सिंपल सी बात है, इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए सिर्फ आपकी नजर बहुत अच्छी होनी चाहिए। नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से चेक करो कि कौन सा ऐसा लेटर है जो ऊपर दिए गए क्वेश्चंस में नहीं दिया गया है, बस वही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया गया है इम्पर्सनेबल, ए ऑप्शन दिया रखा है मार्क, जाहिर सी बात है क्लियर दिख रहा है कि के ऊपर कहीं है ही नहीं भाई। मार्क बनने के लिए इम्पर्सनेबल में के होना चाहिए, के है नहीं, और क्वेश्चन में यही कह रहा है कि कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता है। तो सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। ए का मतलब ये है कि मार्क शब्द ऊपर दिए गए शब्द से नहीं बनाया जा सकता, बाकी प्रेजेंट भी बन जाएगा, लेसन भी बन जाएगा और एस्पायर भी बन जाएगा। तो बहुत आसान से बात है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं, 20th क्वेश्चन नंबर 20 सीरीज का क्वेश्चन है, अल्फाबेटिकल सीरीज। तो वही बात है जो अभी हमने पीछे भी की है एनालॉजी में, कि नंबर प्लेस इसके लिए बहुत अच्छे से आपको याद होनी चाहिए। तो यहां पर अगर आप डिफरेंस देखें तो क्वेश्चन में कह रहा है कि CGE, अगला है आपका HJI, नेक्स्ट है आपका LPN, नेक्स्ट है आपका SUT। ठीक है, यहां अगर हम रिलेशन देखें तो ये 3 है, ये 7 और ये 5 है, यानी कि 2 का डिफरेंस है, 3 2 5 और 2 7, ये 8 है और उसके बाद ये 10 है, ये 9 है, तो ये 8 9 10 रेगुलरली है। फिर ये 12, ये 16, ये 14, तो 12 2 14 2 16 है, ये 19 और 2 21 और 1 20 है, तो 19 20 21 है कंटिन्यूशन में, यानी कि इनके बीच में रिलेशन एक जैसा है, इनके बीच में रिलेशन एक जैसा है। तो जाहिर सी बात है हमें इसी पैटर्न का एक लेटर चाहिए, इसी पैटर्न की एक वैल्यू चाहिए, यानी कि जिसमें 2 का डिफरेंस होना चाहिए। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, ए ऑप्शन दे रखा है, ए ऑप्शन दे रखा है X Y और Z, तो ये 24 है और ये 26 है, लेकिन ये 25 ही है, तो ये आंसर तो हो नहीं सकता, हमें 2 का डिफरेंस चाहिए, 3 2 5 और 2 7 चाहिए। बी ऑप्शन यदि हम देखें तो बी ऑप्शन में दे रखा है YAZ, तो YAZ की बात करें तो 25 है, 26 है और ये क्या हो सकता है, इसको 27 कह सकते हैं या 1 कह सकते हैं, तो 25 26 ये भी कंटिन्यूशन में, ये भी आंसर नहीं हो सकता। सी की अगर हम बात करें तो Y C और A, तो ये 25 है और इसको 27 कह सकते हैं और इसको 29 कह सकते हैं, तो 25 2 27 और 2 29, यानी कि जो 3 2 5 और 2 7 का अंतर आ रहा था, 25 और 2 27 27 और 2 29, इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा Y C और A। तो जो सही जवाब है वो है सी, मतलब सिमिलर डिफरेंस आपको देखना है और सिमिलर डिफरेंस जो आ रहा है वो YCA में आ रहा है, इसलिए सही आंसर इस क्वेश्चन का होगा वो होगा सी, YCA। नेक्स्ट अगला रीजनिंग में 2 चीजों का बड़ा अहम रोल है, एक लेटर्स की पोजीशन और एक कैलकुलेशन। ये अगर 2 चीजें आप अच्छे से कर लेते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्यूब एंड क्यूबाइड में क्यूब का क्वेश्चन है, जो अक्सर मैंने आपसे कहा है कि क्यूब से रिलेटेड ही क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स विच आर कलर्ड इन विद सिंगल सरफेस, कितने ऐसे घन बनेंगे जिनकी आपको एक सतह रंगी नजर आएगी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक क्यूब ऑफ 4 × 4 × 4 साइड कलर्ड विद येलो कलर, आफ्टर दैट इट कट इनटू 1 सेंटीमीटर साइज। मैंने आपको पहले ही बताया कि x का मतलब क्या होता है, साइज ऑफ द क्यूब डिवाइडेड बाय द कटिंग साइज। देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, एक 4 सेंटीमीटर वाला क्यूब है, एक क्यूब में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही बराबर होती हैं, जो हमारे इस क्वेश्चन में भी दे रखा है कि 4 × 4 × 4 है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब विच कलर्ड विद अ सिंगल सरफेस, यानी कि 1 फेस वाला निकालना है। तो सिंगल फेस कलर्ड का फॉर्मूला मैंने आपको पहले बता रखा है, और जिनको नहीं पता है वो लिख लें, वो है 6x - 2 का होल स्क्वायर। सिंगल फेज कलर्ड या 1 फेज कलर्ड का जो फॉर्मूला होता है 6x - 2 का होल स्क्वायर होता है।
बच्चों यहाँ पर जो x का मतलब होता है वो x का मतलब होता है साइज ऑफ क्यूब डिवाइडेड बाय द कटिंग साइज, यानी कि जो साइज ऑफ द क्यूब है और उसको किस साइज में आप काट रहे हो। जैसे हमारे क्वेश्चन में 4 सेंटीमीटर वाला क्यूब है, उसको 1-1 सेंटीमीटर वाले क्यूब में हम काट रहे हैं, तो हमारे क्वेश्चन में x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 4 आ जाएगी। अब x की वैल्यू यहां पर आप 4 रख दीजिए, -2 कर दो होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और इंटू 6 तो 24 आंसर हो गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 24 आपको क्या मालूम होना चाहिए था, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए था, 6x - 2 का होल स्क्वायर। सिंगल फेज कलर्ड या वन फेज कलर्ड का क्यूब में जो फॉर्मूला होता है वो होता है 6x - 2 का होल स्क्वायर। x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको ये तरीका बता दिया, साइज ऑफ द क्यूब डिवाइडेड बाय द कटिंग साइज। अगर ये 5 सेंटीमीटर वाला साइज होता तो एक में काटते तो फिर 5 आ जाता। अगर ये 16 वाला होता और इसको एक में काटते तो x की वैल्यू 16 आती। 16 वाले को अगर 4 में काटते तो x की वैल्यू 4 आ जाती। 16 वाले को 2 में काटते तो x की वैल्यू 8 आ जाती। इसलिए पहले x की वैल्यू निकाल लो। कटिंग साइज अगर 1 सेंटीमीटर का होगा तो x की वैल्यू हमेशा वही आएगी जो साइज ऑफ द क्यूब होगा। जैसे हमारे क्वेश्चन में 4 सेंटीमीटर वाला क्यूब है, उसको एक में काट रहे हैं, इसलिए x की वैल्यू 4 ही आ रही है। बस ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 6x - 2 का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है, तो 24 आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 जो है ये काउंटिंग ऑफ फिगर का क्वेश्चन है। काउंटिंग ऑफ फिगर का क्वेश्चन है, और काउंटिंग ऑफ फिगर में कुछ बेसिक सी बातें पहले आपको मालूम होनी चाहिए। कुछ बेसिक सी बातें आपको मालूम होनी चाहिए। जैसे कहने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में जो इनर पार्ट दे रखा है, ये जो इनर पार्ट दे रखा है और ये एक्स्ट्रा पार्ट दे रखा है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा पार्ट दे रखा है। सबसे पहली बात आपको ये मालूम होनी चाहिए कि एक स्क्वायर या रेक्टेंगल में अगर दो लाइन डायगोनल से अगर आप काटते हैं तो यहां पर 8 ट्राइंगल होते हैं। अगर एक लाइन वर्टिकल डाल देते हैं तो इसमें 12 ट्राइंगल बनते हैं। अगर एक हॉरिजॉन्टल भी डाल देते हैं तो यहां पर ट्राइंगल की संख्या बच्चों 16 हो जाती है। इस फिगर में ट्राइंगल की संख्या 16 है, ठीक है। अब इस फिगर में ट्राइंगल की संख्या अगर 16 है, बाकी ये एक्स्ट्रा पार्ट इसमें ऐड कर दिया गया है। एक्स्ट्रा पार्ट जो ऐड कर दिया गया है तो 1, 2 और 3, ये 3 ट्राइंगल तो हमें पहले से ही दिख रहे हैं। फिर इसके साथ एक ट्राइंगल ये वाला बनेगा जाकर यहां तक, जो कि 4 हो जाएगा, और एक 5वां ये बनेगा जाकर। इसका मतलब यहां से क्या हो जाएगा कि चौथा ट्राइंगल ये और 5वां ये, तो 5 ट्राइंगल यहां और बन जाएंगे, 5 ही ट्राइंगल यहां बन जाएंगे। इसके अलावा 16 ट्राइंगल मैंने आपको बताया यहां बने, तो 5 + 16 + 5 इसको जोड़ दीजिए तो आंसर हो जाता है 26। और 26 आपको कहां दिया गया है, 26 आपको सी ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए यू मार्क सी। इस क्वेश्चन का सही आंसर सी होगा। सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये कि आपको ये पता होना चाहिए, दो लाइनें डायगोनल से एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दी जाए तो वहां पर 16 ट्राइंगल होते हैं। आप उसको काउंट भी कर सकते हैं, एक एक फेज वाले कितने होंगे, दो दो वाले कितने होंगे, तीन तीन वाले कितने होंगे। तो 16 यहाँ है, 5 इधर बनेंगे, 5 इधर बनेंगे। 5 कैसे बनेंगे, 1 2 3 तो ये बड़ा वाला, फिर उसके बाद 4 और ये 5। ऐसे ही सेम जो है वो 1 2 और 3, उसके बाद ये 4 और उसके बाद ये 5, ठीक है। तो एक ये है, दूसरा ये, तीसरा यहां से बनेगा, चौथा जो है वो आपका यहां से बनेगा, ये चौथा हो गया, फिर 5वां आपका यहां से बनेगा। तो ये टोटल 5 ट्राइंगल ऐसे आ गए। तो 5 और 5 10 और 16 26 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 जो है इसमें भी आपको एजम्पशंस दी गई हैं। तो एजम्पशन में आपको वही बताना है कि कौन सा या कौन कौन सा फॉलो होगा। तो अगले एक पेज पर जो है इसका क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट जो है, ठीक है, तो 23वां जो है, ट्रैफिक जाम्स ऑन मोस्ट ऑन द रोड सिटी हैव बिकम अ रेगुलर फीचर ड्यूरिंग मानसून। एक कथन आपको कहा गया है कि बारिश के दिनों में शहरों में ज्यादातर सड़कों पर ट्रैफिक जाम होना एक सामान्य लक्षण हो गया है। मतलब कहने का ये, जब मानसून आता है तो अक्सर जो है वो जल भराव हो जाता है, जिससे कि ट्रैफिक जाम हो जाता है। अब इस पर आप कौन कौन सी एजम्पशन, क्यों ट्रैफिक जाम हो जाता है, इसके लिए आपकी एजम्पशंस क्या काम कर सकती हैं। तो पहला आपको बोला गया कि मानसून की वजह से सड़क निर्माण के लिए सामग्री का इस्तेमाल उपयुक्त ढंग से नहीं हो पाता, जिस कारण सड़क में गड्ढे पड़ जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। हमारे देश में जिस तरीके से जो है रोड बनते हैं तो गड्ढे पड़ना एक लाजमी है, यानी कि मानसून आता है तो अक्सर जो है वो गड्ढे पड़ जाते हैं।
तो पहला जो है वो एजम्पशन ठीक है कि इसी वजह से जो है वो रोड ब्लॉक हो जाते हैं, नाले ब्लॉक हो जाते हैं, ड्रेनेज ब्लॉक हो जाता है। और जब ड्रेनेज ब्लॉक होगा तो जाहिर सी बात है पानी भरेगा, और पानी भरेगा तो फिर गाड़ियाँ चलाना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो जाता है। नेक्स्ट आपको बोला गया है मानसून ऋतु में वाहनों की संख्या दूसरे ऋतुओं की अपेक्षा अधिक होती है। ये बात तो बिल्कुल ही गलत है। ऐसा तो होता नहीं कि मानसून होगा सब लोग गाड़ी सड़कों पे निकल कर खड़े हो जाएंगे, तो ये तो होता ही नहीं है। इसलिए इसका सही आंसर होगा पहला, यानी कि ओनली एजम्पशन फर्स्ट फॉलो, जो कि ऑप्शन आपको नेक्स्ट पेज पे दिए गए हैं। तो नेक्स्ट पेज पे जो है क्वेश्चन नंबर 23 का ओनली फर्स्ट इम्प्लिसिट, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, तो ओनली फर्स्ट इम्प्लिसिट है ताकि मतलब रोड जो है वो सही तरीके से नहीं बन पाते हैं, जिस वजह से जल भराव होना शुरू हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो मिरर इमेज का है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मिरर के लिए। तो आपको मालूम होना चाहिए कि मिरर का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो मिरर में सपोज दैट अगर ये ए है, तो पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। यहाँ पर अगर डॉट है, बाय डिफॉल्ट मिरर की पोजीशन को वर्टिकली माना जाता है, जैसे कि हमारे क्वेश्चन में वर्टिकली है। अगर आप इसके रिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो इसका रिफ्लेक्शन कुछ अप्रोक्सीमेट ऐसा बनेगा जाकर, यानी कहने का मतलब ये जो हैंड है ये पहले नजर आएगा, ये वाला हैंड बाद में नजर आएगा। ये जो लेफ्ट में आपको डॉट दिख रहा है, ये डॉट आपको कहाँ नजर आएगा, राइट में नजर आएगा। यानी कहने का मतलब लेफ्ट की चीज आपको राइट में नजर आती है और राइट वाली चीज आपको लेफ्ट में नजर आती है। मिरर का ये कॉन्सेप्ट होता है। मिरर का ये कॉन्सेप्ट होता है कि लेफ्ट की चीज राइट में या राइट की चीज लेफ्ट में नजर आती है। तो नीचे दिए गए ऑप्शन में बस बाई सीइंग, सिर्फ ऑब्जर्वेशन देखते ही आप समझ जाएंगे। 3 एरो जो है वो आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है। ये पहले सीधी पट्टी लाइन है, ये लाइन सीधी है, और इस तरीके का क्वेश्चन है, ये इस तरीके का क्वेश्चन है, और यहाँ पर ये मिरर की पोजीशन दे रखी है। तो जाहिर सी बात है जो राइट वर्ड एरो होगा वो आपको लेफ्ट वर्ड नजर आएगा। मतलब ये शीशा लगा हुआ है, तो जब शीशा होगा तो जाहिर सी बात है अगर आप शीशे में खड़े होंगे तो ये चीज हमारी पहले नजर आएगी, वो बाद में नजर आएगी। ये तो सिंपल सेम सही नजर आएगा, ये चीज ऐसे नजर आएगी, ये सेम नजर आएगा, इसको ऐसा नजर आएगा ये चीज। तो तीनों एरो जो होने चाहिए, जो भी राइट वर्ड थे वो कहाँ होने चाहिए, लेफ्ट वर्ड होने चाहिए। तो तीनों एरो लेफ्ट वर्ड देख लीजिए किसमें है। तीनों एरो जो लेफ्ट वर्ड है वो आपका ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है। इसलिए सही आंसर इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका ए हो जाएगा। तो 24 का आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर ए होगा। समझ गए, बहुत सिंपल सी चीज है, बस लेफ्ट की चीज राइट में नजर आती है, राइट की चीज लेफ्ट में नजर आती है, उस चीज को आप ऑब्जर्व कर लीजिए तो बात बन जाएगी। चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन है एम्बेडेड फिगर का। एम्बेडेड फिगर का मतलब एक क्वेश्चन फिगर आपको दी गई है और नीचे 4 ऑप्शन दिए गए। आपको ये बताना है कि दी गई उत्तर आकृतियों में से किस आकृति का चयन करें जो प्रश्न आकृति में निहित या अवयव है। यानी कहने का मतलब ये है कि फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर सेलेक्ट द वन व्हिच क्वेश्चन फिगर इज हिडन एम्बेडेड इन द सेम डायरेक्शन। तो साइड सी बात है, ये जो क्वेश्चन फिगर में फिगर आपको बनाई गई है, नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से ये कहाँ छिपी हुई है या कहाँ से उठाई गई है। तो जाहिर सी बात यह है कि क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन फिगर है वो कुछ इस तरीके की फिगर है। क्वेश्चन फिगर आपकी इस तरीके की फिगर है। अगर नीचे आप ए बी सी डी 4 ऑप्शन यदि आप देखें, ए बी सी डी 4 ऑप्शन यदि आप देखें तो जाहिर सी बात है ये ए में ही हो सकता है। आप इसको अगर एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन करोगे तो ज्यादा बेहतर है। देखो बी वाला तो आंसर हो नहीं सकता क्योंकि लाइन ही सीधी नहीं है, वहां पर तो बीच में ही कट है। अच्छा सी वाला देखें तो सी भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ऊपर से लाइन नीचे वर्टिकली आ ही नहीं रही है, वो छोटी ही लाइन है। डी में अगर देखें तो डी में ये हॉरिजॉन्टल लाइन ही नहीं है, तो आंसर क्या हो सकता है, इसका ए ही आंसर हो सकता है। इसलिए सही आंसर जो इस क्वेश्चन का है बच्चों वो है ए। तो ए इस तरीके की फिगर जो है वो ए ऑप्शन में छिपी हुई है। तो ये बात हुई क्वेश्चन ऑल 25 के। जो मॉक टेस्ट 27 है टॉपर सबका, उसके ये सारे के सारे 25 क्वेश्चन थे रीजनिंग के। अगर आपको अभी भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या पर्सनली आप पूछ सकते हैं मुझसे। तो आज के लिए बस इतना ही। अच्छे से पढ़ाई कीजिए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट मॉक टेस्ट के सोल्यूशन में। तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, गुड बाय, जय हिंद।